सो वेरी गुड इवनिंग। आज हम कट टैब के कुछ क्विक एक्सेस टूल्स के बारे में बात करेंगे। ये टूल्स बहुत ज़्यादा और बार बार यूज़ में आते हैं और इसी वजह से इनको इतना इजीली एक्सेसिबल बनाया गया है। तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो बहुत ही इजीली एंड क्विकली आपको कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो प्रीव्यू विंडो है, इसके लेफ़्ट बॉटम में एक बटन आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है टूल्स। इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही आप देख रहे हो कि एक पैनल ओपन हो गया है और काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखने लग गए हैं। तो ऊपर वाली रो में इफ़ेक्ट्स एंड टूल्स हैं और नीचे वाली रो में उनसे रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स और ऑप्शंस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला टूल है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। हमारी क्लिप का जो ये 2D प्लेनर सरफेस है, इसको मॉडिफाई और ऑल्टर करने में हेल्प करता है। कोई बात नहीं, अगर इतना टेक्निकल समझ नहीं आया, आसान भाषा में जितने भी ईजी और सिंपल पैरामीटर्स होते हैं हमारे क्लिप के, उनको मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले है स्केल। मैं अपने एरो से इसको ड्रैग कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करके, तो मेरी क्लिप का स्केल इंक्रीज़ हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स पे स्केल इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि किसी एक पैरामीटर को इंडिपेंडेंटली मॉडिफाई करना, तो बीच में एक लॉक बना रहा है जिस पे मैं एरो लेके आ रहा हूँ, तो लिखा आ रहा है जूम लिंक। इस जूम लिंक पे मैं क्लिक करूँगा तो इन एक्स और वाई का जो आपस में लिंक था ये टूट जाएगा। अब मैं किसी एक पैरामीटर को भी ऐसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर इसको कर रहा हूँ तो देखो एक्स एक्सिस पे स्केल बढ़ रहा है, कमांड Z या विंडोज़ है तो कंट्रोल Z से अंडू हो जाएगा, और इसको कर रहा हूँ तो वाई एक्सिस पे स्केल बढ़ रहा है। इनको इंडिपेंडेंटली मॉडिफाई करने की ज़रूरत वैसे पड़ती नहीं है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है उस पर चलते हैं। तो ये है पोजीशन, ये एक्स एक्सिस की पोजीशन होगी और इसके नेक्स्ट वाली वाई एक्सिस की पोजीशन होगी। इसके नेक्स्ट है रोटेशन, मतलब कि क्लिप को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद है पिच, थोड़ा ये 3D में आ जाता है। तो ये 3D में क्या कर रहा है, आपकी क्लिप के प्लेन को रोटेट कर रहा है। और यहाँ पे यॉ, ठीक है। उसके बाद ये दो बटन्स हैं फ्लिप करने के, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। अब इन पे एरो लेके आओगे तो ये अपना लिखा आ जाएगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इसके साथ वाला जो ऑप्शन है वो फ्लिप वर्टिकल, मतलब कि आपको क्लिप को फ्लिप करना हो तो। और इसके साथ ये जो सर्कल बना आ रहा है, इस पे आप एरो लेके आओगे तो लिखा आएगा रीसेट ऑल। इससे क्या होगा, आपने जितने भी पैरामीटर्स मॉडिफाई करे हैं वो सारे एक साथ रीसेट हो जाएंगे और क्लिप जो है अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे आ जाएगी। सबसे ज़्यादा जो मुझे बढ़िया लगता है वो ये है कि जो फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल का बटन है इन्होंने यहीं पे दे दिया। अदरवाइज़ प्रीमियर प्रो में जब हम एडिट करते थे तो वहाँ पे क्या होता था, इफ़ेक्ट्स में जाके वहाँ पे फ्लिप करने के लिए एक स्पेशल इफ़ेक्ट होता था, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता था वहाँ पे जाके, और फिर जाके आपकी क्लिप फ्लिप होती थी। लेकिन यहाँ पे बहुत ही क्विक एंड इजी कर दिया इन्होंने, सिर्फ एक बटन दबा के आप क्लिप को फ्लिप कर सकते हो। तो अगला जो टूल है वो है क्रॉप का। आपको किसी भी साइड से क्लिप को क्रॉप करना हो, लेफ़्ट राइट अप या डाउन, ठीक है। और कहीं से भी आपने अगर क्रॉप कर रखा है तो उसका फेदर भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब कि जहाँ पे जो एज है उसकी सॉफ्टनेस। इसको रीसेट कर देते हैं। तो अगले टूल पे चलते हैं, ये है डायनेमिक जूम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार फीचर है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ हो रखा है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे जो नीचे कुछ जितने भी पैरामीटर्स हैं ये एक्टिवेट हो गए हैं। तो अक्सर क्या होता है, हम लोग एडिटिंग करते टाइम अपने शॉट्स पे डिजिटल मूवमेंट डालते हैं। जैसे कि अगर कोई स्टैटिक शॉट है तो उसको डायनेमिक बनाने के लिए हम स्केल इन डाल देते हैं या स्केल आउट डाल देते हैं, मतलब कि क्लिप जूम इन हो रही है या जूम आउट हो रही है। या कभी कभी मूवमेंट डालने के लिए हम पैन में जो है की फ्रेम सेट करके उसको एनिमेट कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने जो शूट में कोई स्टैटिक शॉट है, बहुत बोरिंग लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डिजिटल मूवमेंट्स डालते हैं हम अपनी क्लिप पे। तो ये डायनेमिक जूम ने उसी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है। तो आप देख रहे हो इसको एक्टिवेट करते ही सामने दो विंडोज़ शो हो रही हैं, एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की। तो ये जो ग्रीन कलर की विंडो है ये बताएगी आपको आपका स्टार्टिंग पॉइंट, कि आपका इफ़ेक्ट स्टार्ट होगा कहाँ से, और जो रेड बाउंड्री है वो आपको आपका एंडिंग पॉइंट बताएगा कि आपका इफ़ेक्ट ख़त्म कहाँ पे होएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सट्रीम सेट कर देता हूँ। अब वैसे इस क्लिप पे थोड़ा इसको लगाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि इस क्लिप की ड्यूरेशन बहुत बड़ी है। थोड़ी छोटी क्लिप होगी तो हमें और ज़्यादा इफ़ेक्ट समझ में आएगा। तो इसी क्लिप में से मैंने एक छोटा सा सेक्शन काट लिया है इस इफ़ेक्ट को डेमोस्ट्रेट करने के लिए। तो मैं ग्रीन विंडो को बहुत ही छोटा कर देता हूँ, और जो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और जो रेड है वो हमारा एंडिंग पॉइंट। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं।
अब आप देख रहे हो कि जूम आउट की एनिमेशन बन गई है और बिना कोई की फ्रेम लगाए अपने आप स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक उसने एनिमेट कर दिया है क्लिप की जितनी भी ड्यूरेशन थी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। तो अभी हमने ये जूम आउट की एनिमेशन बनाई है और सिमिलरली हम जूम इन की एनिमेशन भी बना सकते हैं इन विंडोज़ को इंटरचेंज करके। अब आप मैनुअली भी आप इन विंडोज़ को इंटरचेंज कर सकते हो। स्टार्टिंग वाली विंडो को बड़ा कर दो और जो एंडिंग वाली विंडो है उसको छोटा कर दो, तो एनिमेशन आपकी रिवर्स हो जाएगी। और एक और एफिशिएंट तरीका है, देखो डायनेमिक जूम के जो जितने भी पैरामीटर्स आ रहे हैं उसमें सेंटर में ये 2 एरो बने आ रहे हैं। इस पर मैं अपना माउस लेके आ रहा हूँ तो लिखा रहा है स्वैप। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे स्टार्ट और एंड पॉइंट्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो मैनुअली अपनी विंडोज़ को एडजस्ट करने का जो टाइम है आपका वो भी यहाँ पे बच गया। इसको एक बार क्लिक करते ही आपकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो आपस में स्वैप हो जाएगा। अब इसको प्ले करके देखते हैं तो ये जूम इन की एनिमेशन बन गई है। एक और बात की ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो विंडोज़ हैं उनका एंकर पॉइंट या फिर वो हमेशा सेंटर में ही रहेंगी। आप जो भी विंडो है उसको ऐसे ड्रैग करके कहीं से भी अपना जो एनिमेशन है वो शुरू कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एनिमेशन है वो मेरे सब्जेक्ट पे स्टार्ट हो और आते आते जूम आउट होते होते पूरी क्लिप रिवील हो जाए। तो मैंने ऐसे ड्रैग करके जो मेरा ये सब्जेक्ट है साइकिल पे, इस पे मैंने अपना ग्रीन वाली विंडो लगा दी है। मैं उसको थोड़ा और रिफ़ाइन कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरी क्लिप रिवील हो जाए लास्ट में। तो मैं रेड वाली विंडो जो मेरा एंडिंग पॉइंट है इसको सेट कर देता हूँ। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो आप देख रहे हो कि जो मेरा सब्जेक्ट है उसके क्लोज़अप से एनिमेशन स्टार्ट हुई और धीरे धीरे करके जूम आउट होता गया और पूरी क्लिप रिवील हो गई। अच्छा, ये इफ़ेक्ट इतना रेवोल्यूशनरी क्यों है? देखो प्रीमियर प्रो में हमें जब भी कोई डिजिटल मूवमेंट डालनी होती थी तो हमें क्या होता था, इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में जाना पड़ता था जो कि डाविंची में इंस्पेक्टर के नाम से है। तो उसमें जाके हमें पोजीशन और स्केल की मैनुअली की फ्रेमिंग करनी पड़ती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर हमें जूम इन की बजाय जूम आउट वाली एनिमेशन वहीं पे करके देखनी है तो फिर से उन की फ्रेम्स को स्वैप करो, उनके कोऑर्डिनेट्स चेंज करो, एनिमेशन बनाओ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। यहाँ पे सिंपल आपको 2 विंडोज़ मिल गई हैं, स्टार्ट और एंड पॉइंट डिफ़ाइन करो, प्ले हिट करो और आपकी एनिमेशन बन जाएगी। तो इससे बहुत सारा हमारा टाइम सेव हो गया। अब इसमें आपको कुछ क्विक प्रीसेट्स भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहला है जूम प्रीसेट, ठीक है। ये डायनेमिक जूम के नीचे जितने भी पैरामीटर्स हैं ऑन ऑफ बटन के राइट में वहाँ पे हूँ मैं। तो जूम प्रीसेट है, इस पर मैंने क्लिक करा तो इस सिंपल सा आपको एक जूम प्रीसेट मिल जाएगा। स्टार्टिंग से इसको प्ले करके देखते हैं। जूम आउट वाली एनिमेशन है, जूम इन वाली बनानी है तो स्वैप कर दो, ठीक है। स्टार्टिंग से प्ले करते हैं, चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पैन प्रीसेट है, मतलब कि लेफ़्ट टू राइट आपकी क्लिप को या राइट टू लेफ़्ट लेके जाएगा। अभी ग्रीन विंडो राइट में है, रेड विंडो लेफ़्ट में है, तो राइट टू लेफ़्ट वाली एनिमेशन बनेगी। इसको प्ले करके देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, राइट टू लेफ़्ट हमारी क्लिप पैन कर रही है, ठीक है। स्वैप करना है तो ये हर बार काम करेगा ही, कोई भी एनिमेशन हो, ठीक है। और एक एंगल वाला प्रीसेट है, मतलब कि डायगनली जाना हो तो इसको प्ले करते हैं तो ये राइट टू लेफ़्ट, मतलब कि टॉप राइट टू बॉटम लेफ़्ट जो है आपकी एनिमेशन बन गई है। तो कुछ यहाँ पे ये 3 क्विक प्रीसेट्स हैं, इनको भी आप यूज़ करके देख सकते हो। मोस्टली ना जूम वाली एनिमेशन ही काम आती है, तो उसके लिए जो है इन्होंने क्विक प्रीसेट दिया हुआ है, फटाफट उस पर क्लिक करना, इन और एंड पॉइंट लगाना और आपकी जूम वाली एनिमेशन बन जाएगी। अच्छा, इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ और है कि स्टार्ट से एंड तक आपकी एनिमेशन प्रोसीड कैसे करेगी और काम कैसे करेगी उसको भी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो इफ़ेक्ट है उस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अभी कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो डायनेमिक जूम के नीचे वाली रो में जितने भी इसके पैरामीटर्स हैं, तो जो स्वैप वाला बटन है उसके राइट साइड में 3-4 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन जो है जो कि अपने आप सिलेक्टेड है, एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है जिस पे मैं अगर अपना माउस लेके आ रहा हूँ तो लीनियर लिखा आ रहा है। अब लीनियर का मतलब ये है कि क्लिप एक स्पीड पे स्टार्ट होएगी, मतलब कि जो आपकी एनिमेशन है जो आपने बनाई है वो एक स्पीड पे स्टार्ट होएगी, उसी स्पीड पे चलती जाएगी और एनिमेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ में हमें 3 ऑप्शंस और मिल रहे हैं, ईज़ इन, सबसे राइट वाला ईज़ आउट और बीच वाला ईज़ इन एंड ईज़ आउट। अब इससे क्या होगा, आपकी जो क्लिप है वो एकदम ऐसे झटके से स्टार्ट नहीं होएगी, वो एकदम स्लो स्टार्ट होएगी
मतलब आपकी जो एनिमेशन है जो आपने बनाई है वो एकदम स्लो स्टार्ट होएगी, बीच में स्पीड पकड़ लेगी और लास्ट में फिर से वो एक स्मूथ एंड कर देगा। तो इन ऑप्शंस को यूज़ करके हमारी एनिमेशन थोड़ी सी और ज़्यादा रियलिस्टिक बन जाती है। देखो, आपको ईज़ इन और ईज़ आउट दोनों नहीं करना, तो आपको इंडिपेंडेंटली ईज़ इन करने का और ईज़ आउट करने का ऑप्शन भी मिल रहा है। देखो, नाम से ही पता चल रहा है ईज़ इन। ईज़ इन मतलब जैसे वो एनिमेशन अंदर जा रही है, इन की तरफ है, तो वहाँ पे ईज़ कर देना मोशन को, मतलब कि स्लो स्टार्ट कर देना, जर्क फील ना हो। और ईज़ आउट मतलब कि जब एनिमेशन ख़त्म होके बाहर निकल रहा है, मतलब आपका प्ले हेड, तो वहाँ पे मोशन को ईज़ कर देना, तो वहाँ से बन गया ईज़ आउट। आप जब खुद इनको यूज़ करके देखोगे आपको दिखेगा कि एनिमेशन कैसे अलग अलग तरह से हो रही है, इफ़ेक्ट में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा, इतना ज़्यादा ये टेक्निकल नहीं है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत आफ्टर इफेक्ट्स आता है, उसमें ग्राफ एडिटर होता था, तो उनको तो ये बिल्कुल ईजिली समझ आ गया होगा, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स में तो हम ईज़ इन ईज़ आउट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस एनिमेशन को थोड़ा सा एक्सट्रीम बना देता हूँ। ग्रीन वाली विंडो मैंने काफ़ी छोटी कर दी, मतलब कि काफ़ी जूम्ड इन से स्टार्ट हो और करते करते रेड विंडो तक आ जाए, पूरी क्लिप रिवील हो जाए। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ ईज़ इन एंड ईज़ आउट। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने सेंटर से थोड़ी सी मेरी ग्रीन विंडो मूव करी, ठीक है, तो आप देख रहे हो जब लिनियर था तो यहाँ पे ना आपकी जो ट्रेजेक्ट्री शो हो रही है रेड लाइन, उसके ऊपर वाइट कलर के पॉइंट्स हैं। तो जब लीनियर है तो ये पॉइंट्स कुछ अलग हैं। अभी मैं क्लिक करूँगा तो देखना, मैं ईज़ इन और ईज़ आउट पे मैंने क्लिक किया तो पॉइंट्स थोड़े से चेंज हो गए। तो जो एक्सट्रीम दोनों एंड्स पे पॉइंट्स थे वो थोड़े से क्लोज आ गए। तो इससे हमें पता लग जाता है कि एनिमेशन प्रोसीड कैसे कर रही है। जस्ट बताने के लिए बताया है, कोई इसका बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि आपको इसको ध्यान में रखना है यूज़ करते टाइम, ठीक है। तो अब मैं आपको ये एनिमेशन अपने प्ले करके देखते हैं। ये मैंने प्ले किया, क्लिप की एनिमेशन स्लो स्टार्ट हुई, बीच में फास्ट हो गई और लास्ट में जाके एकदम से स्लो एंड हो गया। तो ये ईज़ इन और ईज़ आउट दोनों हुआ, दोनों एंड्स पे। अगर कन्फ्यूजन हो गया है तो एक लाइन में सिंपल सा बता देता हूँ। कुछ नहीं है, एनिमेशन की स्टार्टिंग और एंडिंग में थोड़ा सा स्मूथ कर देगा। एनिमेशन स्लो स्टार्ट होएगी, बीच में स्पीड पकड़ेगा और एंडिंग स्लो होएगी। और अगर लीनियर यूज़ करोगे तो जर्क थोड़ा सा फील होगा, स्टार्ट एकदम से स्टार्ट कर देगा, उसी स्पीड पे चलता जाएगा और एकदम से एनिमेशन एंड हो जाएगी। तो एनिमेशन हमारी थोड़ी सी रियलिस्टिक लगे, इसलिए ईज़ इन और ईज़ आउट को यूज़ करते हैं। तो ये रेड बटन से डायनेमिक जूम के इफ़ेक्ट को ऑफ़ कर देता हूँ। अगले इफ़ेक्ट पे चलते हैं। तो ये है कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब अगर हमारी क्लिप है उसके ऊपर या नीचे कोई क्लिप पड़ी है तो वो उसके साथ इंटरेक्ट कैसे कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जितने भी ब्लेंड मोड्स होते हैं वो सारे शो करने लग जाएगा। तो एक काम कहाँ पे आते हैं, अगर आपने कोई ओवरले लगाया है, कोई लेंस फ्लेयर लगाई है, कोई फिल्म ग्रेन लगाया है, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है क्लिप का ब्लेंडिंग मोड चेंज करने में। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। इसके साथ में एक ओपेसिटी का स्लाइडर है और एक छोटा सा चेकर बॉक्स भी बना आ रहा है। तो चेकर बॉक्स ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी का इंडिकेटर होता है। तो इसके साथ ये स्लाइडर है। सबसे एक्सट्रीम राइट में ये इसलिए है क्योंकि क्लिप की जो ओपेसिटी है वो बाय डिफ़ॉल्ट 100 पे होती है। इसको कम कर सकते हो, तो इससे क्या होगा, अगर कोई क्लिप इसके नीचे पड़ी होगी तो वो दिखने लग जाएगी। अभी नीचे कोई क्लिप नहीं पड़ी है, इसलिए जो है नीचे ऑब्वियसली ब्लैक होगा, तो ये डिम होती जा रही है ओपेसिटी कम करने की वजह से, ठीक है। अगले इफेक्ट पे चलते हैं, ये है स्पीड, ठीक है। स्पीड तो पता ही है, क्लिप की स्पीड बाय डिफ़ॉल्ट 1 पे है, 1.00। परसेंटेज में समझना है तो ये 100%, बीच का पॉइंट इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। प्रीमियर प्रो वालों को परसेंटेज में आदत है, ठीक है। क्लिप की स्पीड अगर चेंज करनी है 1 की बजाय 3 कर दो। 3 का मतलब 3 टाइम्स फास्ट हो गई, या फिर क्लिप की जो स्पीड है वो 300% पे हो गई। अब इसके साथ ये ड्यूरेशन है, ठीक है। ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई सेक्शन है वो हमें 10 सेकंड के अंदर अंदर ही चाहिए, तो हमें कभी कभी स्पीड पे तुक्का मारना पड़ता था कि इसकी स्पीड हम कितनी बढ़ाएं। फॉर एग्जांपल अगर 30 सेकंड की क्लिप है, उसको हम 10 सेकंड की ड्यूरेशन के अंदर अंदर वो पूरी हो जाए, ये चाहते हैं। तो ये तो सिंपल मैथ्स होगी, उसकी 3 टाइम्स स्पीड कर दोगे तो 30 सेकंड की क्लिप 10 सेकंड की बन गई। लेकिन कभी कभी जब आपको मान लो 5.5 सेकंड की चाहिए और आपकी क्लिप 17 सेकंड की है, तो कितनी स्पीड करें कि वो 5.5 सेकंड के अंदर पूरी हो जाए। तो ऐसे टाइम पे ये ड्यूरेशन वाली जो चीज़ है ये काम आती है। तो आपको स्पीड का जो एस्टिमेट का तुक्का है वो खुद नहीं मारना पड़ेगा, यहाँ पे अपने आप काम हो जाएगा।
इसका जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो है स्टेबलाइजेशन। कभी क्लिप में आपके शेक आ जाए तो आप अपनी क्लिप को स्टेबलाइज कर सकते हो। यहाँ पे स्टेबलाइज का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करते ही आपकी क्लिप को ये अपने आप एनालाइज करेगा, उसका मोशन देखेगा कहाँ कहाँ पे शेक है, तो उसका एंटी मोशन खुद से प्रोड्यूस कर देगा और आपकी क्लिप स्टेबलाइज हो जाएगी। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, पर्सपेक्टिव, सिमिलैरिटी और ट्रांसलेशन। इन तीनों की डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोस्टली आपकी पर्सपेक्टिव से आपका मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका काम चल जाएगा। इसके नेक्स्ट इफेक्ट है हमारे पास डिस्टॉर्शन। मोस्टली जब हम गोप्रो की फुटेज एडिट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सुपर वाइड, सुपर अल्ट्रा वाइड पे होता है, तो उसमें बहुत बार डिस्टॉर्शन आ जाती है और उसको हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैनुअली भी आप अपनी जो है डिस्टॉर्शन को निकाल सकते हो। देखो ये डाविंची रिजॉल्व का शायद ये पेड इफेक्ट है, तो स्टूडियो वर्जन में आएगा और एनालाइज पे क्लिक करोगे तो ये अपने आप आपकी क्लिप को एनालाइज करके उसकी डिस्टॉर्शन निकाल देगा। नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है कलर। इसमें यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही बटन है जो है ऑटो कलर का। तो ये क्या करेगा, बेसिकली आपकी क्लिप के जो कलर्स हैं उनको एनालाइज करेगा और उसमें ऑटो कलर करेक्शन आपको करके दे देगा। कभी आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, फॉर एग्जांपल आपने 4 बजे एडिटिंग शुरू करी और आपकी 4:15 बजे ट्रेन है, तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे ही आपके काम आ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो है ऑडियो। इसमें हमें सिंपल वॉल्यूम वगैरह का कंट्रोल मिल जाता है, बट अभी जो हमारी क्लिप्स हैं उसमें कोई भी ऑडियो नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन ग्रेड आउट है। बट यहाँ पे भी आप जाके अपनी क्लिप की वॉल्यूम वगैरह चेंज कर सकते हो। तो ये जितने भी इम्पॉर्टेंट और बेसिक टूल्स थे वो इन्होंने कट टैब में दे दिए हैं। इनकी जो एडवांस में जो हम एडिटिंग करेंगे वो हम एडिट टैब में करेंगे, जब और ज़्यादा इनको डिटेल में इन पैरामीटर्स को मॉडिफाई करेंगे और इनसे एनिमेशंस क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमारे पास एडिट टैब है। और यहाँ पे बिल्कुल प्रीव्यू विंडो में इनको देने का फ़ायदा ये है कि इवन वैसे तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये इंस्पेक्टर में होते हैं, है ना, ट्रांसफॉर्म, क्रॉपिंग, डायनेमिक जूम, लेकिन क्योंकि इन्होंने यहीं दे दिए हैं तो हमें इंस्पेक्टर भी बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत ईजी हो गया है इनको करना। तो इन सभी इफ़ेक्ट्स को आप एक एक बार यूज़ करके देखना, बिल्कुल सिंपल ही हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल ईजी इफ़ेक्ट्स हैं। सिंपल क्लिप की प्रॉपर्टीज़ हैं जो थोड़ी बहुत हमें मॉडिफाई करनी पड़ जाती हैं। डायनेमिक जूम वाला जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको मैंने काफ़ी डिटेल में एग्जांपल के साथ आपको करके दिखा दिया है और एक्सप्लेन कर दिया है। जो ईज़ इन और ईज़ आउट वाला पार्ट था वो शायद थोड़ा सा किसी को टेक्निकल ज़्यादा लगा होगा, बट वो भी बिल्कुल सिंपल ही है, सिर्फ स्टार्ट और एंड पे आपकी एनिमेशन को स्मूथ कर देता है। कहीं पे कोई भी पार्ट बहुत ज़्यादा टेक्निकल लगा हो या मैंने कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर दिया हो जिसका मतलब आपको पहले से नहीं पता, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और आपको और ज़्यादा बेसिक से उसको समझा दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।